हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन 9 पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मृदा शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। और सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श यानी कि फ्लोर। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर यानी कि फर्श। और मृदा कहते किसे हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो पृथ्वी पर दानेदार पतली परत को मृदा कहते हैं। तो मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर दानेदार पतली परत को हम मृदा कहते हैं। मृदा का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेडोलॉजी कहते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं मृदा का गठन। तो जो मिट्टी होती है उसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिज, पेड़ पौधे, गैस, पानी और जीवों के अपघटन से होता है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? अनेक प्रकार के खनिज, पेड़ पौधे, गैस, पानी और जीवों के अपघटन से होता है। मृदा में अनेक प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिनमें से सभी कणों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। जो कण बड़े होते हैं उनको तो हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं, लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं, यानी कि जो मिट्टी होती है उसमें कई कणों से मिलकर वह बनी होती है। तो कौन कौन से कण होते हैं? जैसे कि बजरी होती है, जिसे इंग्लिश में ग्रेवल कहते हैं, और रेत, जिसे इंग्लिश में सैंड कहते हैं, गाद, जिसे इंग्लिश में सिल्ट कहते हैं, और मृत्तिका, जो मृत्तिका होती है उसे चीका भी बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में क्ले कहते हैं। अगर हम इनके कणों के आकार की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? हमारी बजरी, फिर रेत, गाद, फिर मृत्तिका। सबसे छोटी कौन सी होती है? मृत्तिका, फिर गाद, फिर रेत और फिर बजरी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको भी याद रखना। जैसे कि जिस कण का आकार जितना छोटा होता है, पानी सोखने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो सबसे छोटा कण कौन सा होता है? मृत्तिका। तो सीधी सी बात है, मृत्तिका में पानी सोखने की क्षमता सबसे अधिक होगी। तो मृदा के कणों की माप का मानक पैमाना क्या होता है? मिलीमीटर। मृदा के कण किस में मापे जाते हैं? मिलीमीटर में। और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन। यानी 1 माइक्रोन बराबर 0.0001 मिलीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम जान लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस जो है गाढ़े भूरे अथवा काले रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। ह्यूमस जो होता है गाढ़े भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है, जो पेड़ पौधे और जीवों के अपघटन से बनता है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं जब गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसके बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, उनसे ह्यूमस बनता है। तो ह्यूमस जो है सामान्यतः मृदा या मृदा के नीचे पाया जाता है। जो भिन्न भिन्न मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसे कि लेटराइट मिट्टी, उसमें ह्यूमस की मात्रा अलग पाई जाएगी। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अलग पाई जाएगी। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ह्यूमस जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और ह्यूमस की एक खास बात होती है कि यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करता है। तो मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति के कारण पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। भारत की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत में मिट्टी के प्रकार। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR है, मिट्टी की उत्पत्ति, रंग, संरचना व महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। तो कितने भागों में मिट्टी को विभाजित किया है? 8 भागों में। और किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो वो कौन कौन सी मिट्टियां हैं? तो पहली हमारी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल तथा पीली मिट्टी, और चौथी है लेटराइट मिट्टी, पांचवी है शुष्क मिट्टी, छठी है लवणीय मिट्टी, और सातवीं है पीटमय मिट्टी, और आठवीं है वनीय मिट्टी। तो मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8। मिट्टी के 8 प्रकार हैं भारत में। सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी
कहा जाता है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को जो है दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, इसी कारण इसमें यूरिया खाद डालना पड़ता है फसल उत्पादन के लिए। इसमें पोटाश एवं चूने की मात्रा पर्याप्त होती है। यह मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक तथा विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी घाटियों तक फैली हुई है। सामान्यतः जलोढ़ मिट्टी का जो संगठन होता है उसमें 40% सैंड, 40% मृतिका और 20% गाद पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है धान यानी चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी इसमें चावल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। वैसे तो इसमें जो है गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल एवं सब्जियों की भी खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी में ये भी खेतियाँ होती हैं, लेकिन जो धान यानी चावल की खेती होती हो वह सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी है जिसे हम खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे हम बांगर कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये बांगर। तो इस मिट्टी का जमाव जो होता है बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है, यानी जहाँ बाढ़ आ जाती है वहाँ नहीं होता, वहाँ से थोड़ा दूर होता है, तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम बांगर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी की उर्वरकता बहुत कम होती है, यह मिट्टी जो है उपजाऊ कम होती है। शुष्क क्षेत्र में इस मिट्टी को रेह यानी जिसे रेहू कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर मिट्टी, इस मिट्टी का प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा जमाव होता है, यानी जो हर वर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ जब ख़त्म हो जाती है, जो मिट्टी रुक जाती है, जम जाती है, उसी को हम नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें बारीक गाद की उपस्थिति के कारण इसमें हमेशा उर्वरता बनी रहती है। तो बारीक गाद यानी गाद की मात्रा जहाँ अधिक होगी तो उसमें जो पानी सोखने की क्षमता अधिक होगी, वो सीलन बनाए रखेगी, इसलिए वह मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं काली मिट्टी, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सॉइल कहते हैं। और काली मिट्टी के और भी नाम हैं। काली मिट्टी का नाम है रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी। भारत में काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के बाद बेसाल्ट लावा के टूटने से हुआ, यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उससे जो लावा निकला वो जब जम गया, उसके बाद वो जब ठंडा हो गया, वो जब टूटा तब जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ, इसलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का काला रंग जो होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि काली मिट्टी का रंग किस कारण काला होता है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। यह मिट्टी जो है विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। काली मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उचित समझी जाती है, यानी जो काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। इसमें कपास का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी जो है मृतिका अर्थात महीन कणों से मिलकर बनी होती है, जिसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हमने आपको पीछे ही बताया था जो मृतिका होती है उसमें जो है पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और वो नमी बनाए रखती है, इसलिए इसमें जो है नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, यानी जब इसमें पानी पड़ता है तो यह मिट्टी फूल जाती है और सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि इसमें स्वतः जुताई हो गई है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में जो है ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। तो जो लाल मिट्टी होती है तो इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के विघटन से होती है, यानी विघटन मतलब टूट फूट से, जो कायांतरित सेलें हैं जब टूट फूट जाती हैं तो इससे लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में लोहा एवं सिलिका की प्रधानता होती है, यानी कि जो लाल मिट्टी होती है इस मिट्टी में जो है लोहा एवं सिलिका जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है, तो लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। यह मिट्टी बजरुयुक्त, बलुई, पथरीली, छिद्रयुक्त होती है, इसलिए यह मिट्टी बाजरे जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, यानी मोटे अनाज के लिए मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। लेकिन इसमें कपास, गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, अलसी, मोटे अनाज, आलू तथा फलों की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है, लेकिन ज़्यादातर यह मोटे अनाज के लिए ज़्यादा बेटर होती है। लाल मिट्टी जल योजित अवस्था में पीली दिखाई देती है, यानी जब लाल मिट्टी में पानी हो जाता है तो यह मिट्टी पीली दिखाई देने लगती है, इसलिए इसी मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी बोला जाता है। यह मिट्टी जो है दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जो है जहाँ कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो यानी दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में कम वर्षा होती है, वहाँ पर ये पाई जाती है, तथा प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड के व्यापक क्षेत्र में तथा पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर बात करें मुख्य रूप से तो लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मखरली मिट्टी किसे कहते हैं, तो लेटेराइट मिट्टी को ही मखरली मिट्टी कहा जाता है। जो लेटेराइट मिट्टी है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण तीव्र निस्क्षालन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो निस्क्षालन क्या होता है, यानी लीचिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी जान लेते हैं, मैंने आपको बताया है कि अत्यधिक वर्षा होगी वहाँ पर ही यह मिट्टी पाई जाती है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण जो मिट्टी के ऊपर के पोषक तत्व होते हैं वह पानी में घुलकर बह जाते हैं, जिस कारण यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है। इसी प्रक्रिया को निस्क्षालन कहा जाता है। इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक केरल में पाई जाती है। अगर अधिक मात्रा में हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी केरल राज्य में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उर्वरता वाली होती है, किंतु उर्वरक का प्रयोग करके इसमें कपास, चावल, चाय, काजू, गन्ना का भी उत्पादन किया जाता है। यह मिट्टी जो है चाय, इलायची और काजू के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, यानी इसमें चाय, इलायची और काजू का अच्छा उत्पादन होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कहाँ की मिट्टी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह, कल्लर, रकार, ऊसर, कार्ल, चापेन आदि नामों से भी जाना जाता है। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय या क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। यानी जो मिट्टी होती है जब उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है? लवणीय या क्षारीय हो जाती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए यह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो यह मिट्टी क्षारीय कैसे बन जाती है? शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए यह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में है।
लवणीय मिट्टी का आरोही क्रम, यानी सबसे कम कहाँ पाई थी, उत्तर प्रदेश में, फिर उससे ज़्यादा हरियाणा में, फिर सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी के बाद हम देखते हैं शुष्क मिट्टी, यानी शुष्क मृदा का रंग जो होता है लाल रंग का या किशमिशी, जैसे किशमिश होती है उस प्रकार भी इसका रंग होता है। यह मिट्टी दिखने में बलुई और इसकी प्रकृति लवणीय होती है। इस मिट्टी में नमी, ह्यूमस तथा जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी जो है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है शुष्क मृदा से। आगे हम देखते हैं पर्वतीय मृदा, यानी पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। इस मिट्टी में ज़्यादातर चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की खेती की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ही झूम खेती भी की जाती है। इस मिट्टी में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल नदी घाटियों में, फलों के बाग ढलानों पर, आलू लगभग सभी क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। पर्वतीय मृदा के बाद अब हम देख लेते हैं पीटमय मृदा, जिसे दलदलीय मिट्टी या जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। तो जो यह मिट्टी है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाती है। सामान्यतः यह मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। जैव पदार्थ की अधिकता के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस तथा जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जो दलदली मिट्टी का विस्तार है मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में है। इसमें जीवाश्म की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए इसे जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। तो पीटमय मृदा के उपनाम क्या हैं? दलदली मिट्टी व जैविक मिट्टी। अब हम आगे देख लेते हैं अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता हम पीएच मान से मापते हैं। तो अम्लीय मिट्टी किसे कहते हैं? यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होगी तो मिट्टी अम्लीय होगी। और क्षारीय मिट्टी, यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम के ऋणायनों की मात्रा अधिक होती तो मिट्टी क्षारीय होगी। अब हम देख लेते हैं कि उदासीन मिट्टी, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी का पीएच मान क्या होता है। तो अगर पीएच मान 7.0 है तो मिट्टी कैसी होगी? उदासीन मृदा होगी, उदासीन मिट्टी। अगर पीएच मान 7.0 से कम है, पीएच मान 7 से कम है तो मिट्टी अम्लीय होगी। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है तो मिट्टी क्षारीय होगी। ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अगर 6 से 7.5 के मध्य है मिट्टी का पीएच मान तो उसमें पेड़ पौधों की वृद्धि अच्छी होगी, यानी अच्छी मिट्टी मानी जाती है जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होता है। यदि मिट्टी अम्लीय है तो खेतों में चूने का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की अम्लीयता जो है हम दूर कर सकते हैं। यदि मिट्टी क्षारीय है तो खेतों में जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी के बाद हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव के कारण कृत्रिम अथवा प्राकृतिक कारणों द्वारा मिट्टी का खंडित होना या टूट टूट कर गिरना अथवा पानी द्वारा बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि जो मिट्टी होती है पानी द्वारा बह के जाए या प्राकृतिक रूप से या पेड़ पौधों के अभाव के कारण जो बह के जाती है, ये सब मृदा अपरदन के अंतर्गत ही आता है। तो मृदा अपरदन के कारण क्या होते हैं? जैसे तेज़ बारिश यानी मूसलाधार बारिश, वनों की कटाई हुई और तेज़ हवा का चलना, समुद्री लहरें, झूम खेती, अत्यधिक सिंचाई और अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग, और जैसे सड़क निर्माण तो इनको हम रोक कैसे कर सकते हैं कि मृदा अपरदन को हम रोकें? तो मृदा संरक्षण उसके लिए है वृक्षारोपण करके, बांधों का निर्माण करके, पशुचारण को नियंत्रित करके, फसलों की अदला बदली करके और झूम कृषि को नियंत्रित करके। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।